दैत्यराज, आज तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब एक बार और मेरा साथ दो, फिर मिलकर एक राज में तबाही मचानी है। कोई बात नहीं दंबिकासुर, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बोलो किस राज्य को बर्बाद करना है? राज्य को बर्बाद बाद में करेंगे, पहले महारानी डायना का एक अधूरा काम पूरा करना है। महारानी डायना काली पूर्णिमा को अमावस्या के दिन जन्मे 3 बच्चों की बलि देगी और मैं एक बच्चा अगवा कर लिया है। अभी 2 बच्चे और चुराने बाकी हैं। हाँ, लेकिन राज में सभी सचेत हो गए हैं और पहरा मजबूत कर दिए हैं। इतना बोलकर दंबिकासुर और दैत्यराज दोनों वहां से चल देते हैं और इधर रात होते ही वीरू धनीराम सेठ के घर में घुस जाता है और एक जगह छुप जाता है। कितना कर दूं राजा को, जब देखो तब कर वसूलने आ जाता है। मैं पैसे अपने तहखाना में रखता हूं। लक्ष्मी मेरे घर आई, चाहे मैं गलत काम करके कमाया हूं। ये सही से पैसा तो पैसा होता है। अभी मैं और गरीबों का खून चूसूंगा। पूरी तिजोरी को पैसे से भरना है। इतना बोलकर धनीराम सेठ अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और फिर इसी का फायदा उठाते हुए वीरू सारे पैसे को चुरा लेता है और अपने घर चला जाता है। अगली सुबह होते ही धनीराम सेठ तिजोरी के पास जाता है, तिजोरी को देखता है और उसमें एक भी पैसे नहीं होते। इतना देखते ही वो पागल हो जाता है। अरे राम, अरे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। मेरे घर चोरी हो गई। भला मेरे पैसे कौन चुरा सकता है? गांव में केवल एक ही चोर है और वो भी है तो वीरू। इसकी शिकायत मैं राजा से करूंगा। मैं अभी तुरंत जाता हूं राजा के पास और इसे सजा दिलवा कर रहूंगा। इतना बोलकर सेठ राजा के महल की तरफ निकल पड़ता है और उधर वीरू, काकी ये लो पैसे और काका का अच्छे से इलाज करवाना। अगर और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बिना झिझक के बता देना। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। वीरू काकी को पैसा देकर हरिया के घर जाता है। लो हरिया भाई, पैसे रख लो और अपने घर की अच्छी तरह मरम्मत करवा लेना। छोटकी को किसी चीज की कमी मत होने देना। इसका चाचा भी जिंदा है। हाँ, क्यों नहीं, ये तुमको ही याद करती रहती है। यही नहीं, गांव के जितने भी बच्चे हैं उनके हीरो बन चुके हो और मेरे भी। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा मत बोलो हरिया भाई, ये जिंदगी आप सबके नाम रहेगी। अब मैं चलता हूं। सुनिए जी, अब पैसे आ गए हैं तो बाजार चले, छोटकी के लिए कुछ सामान खरीदेंगे। अगर आप बोले तो मैं भी साथ चलूं? हाँ, पर बाजार यहाँ नहीं है, तुम दोनों थक जाओगी। इसलिए मेरी बात मानो, यहीं पर रुको, मैं अपने मन से कुछ लेकर आता हूँ। नहीं जी, आज पहली बार आपसे कुछ मांगा, वो भी आप मना कर दिए। हाँ, ठीक है ठीक है, भाग्यवान, अब तुम भी चलो। नाराज होकर घर में मत बैठो, चलो। इतना बोलकर हरिया अपनी पत्नी और छोटकी को लेकर बाजार की तरफ निकल जाता है और उधर डायना, जाओ दूसरी लड़की को पकड़ के लाओ राज्य के जंगल से। वो अपने माता पिता के साथ बाजार जा रही है, तो यही सही मौका है। जाओ तुरंत और उसे पकड़ कर लाओ। ठीक है महारानी डायना, उस हरिया को मौत के घाट उतारकर उस लड़की को चुराकर आपके पास लाऊंगी। नहीं नहीं, तुम हरिया को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगर हरिया को मार दोगे तब राजा को और भी शक होगा। फिर वो साधु और तांत्रिकों से ये जरूर पता करेगा। फिर हम
पकड़े जाएंगे। ठीक है महारानी, जैसा आप कहें। हम उन्हें दिव्य प्रकाश से मूर्छित कर देंगे और फिर उस लड़की को चुरा लेंगे। इतना बोलकर दैत्यराज और दंबिकासुर उस जंगल की तरह निकल पड़े और उधर धनीराम सेठ राजा के पास पहुंचकर कहता है, महाराज प्रणाम। मैं गांव का सेठ, आपका छोटा सा गुलाम। महाराज, रात को मेरे घर में चोरी हुई और मेरे घर से मेरी बीवी के गहने और कुछ पैसे चोरी हो गए। महाराज, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये चोरी वीरू ने ही किया होगा। ऐसा नहीं बोलते धनीराम। अगर जब तक तुम अपनी आंखों से न देख लो तब तक दूसरों पर दोष नहीं देना चाहिए। अगर आपको यही लगता है कि चोरी वीरू ने ही किया है तो कल सुबह होते ही तुम आ जाना। वीरू यही खड़ा मिलेगा, सामने से पूछताछ किया जाएगा। सिपाहियों, ये मेरा आदेश है, जहां भी वीरू दिखे उसे पकड़कर महल लाओ। राजा जसवंत सिंह का आदेश मानकर मंत्री लोग तुरंत महल से निकल पड़ते हैं और उधर हरिया के सामने एक प्रकाश उठा, जिसे देखकर हरिया और उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर गई। फिर दैत्यराज और दंबिकासुर में छोटकी को बंदी बनाकर वहां से चले जाते हैं। अरे सुनो, छोटकी कहाँ चली गई? मेरे तो आंखों के सामने एक प्रकाश हुआ और मैंने कुछ देखा ही नहीं। बोलो छोटकी, कहाँ गई? अरे भगवान, मैं भी तो कुछ भी नहीं देख पाया। और ये अचानक से प्रकाश क्यों हुआ और हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया? मुझे तो लगता है छोटकी के साथ कुछ जरूर गलत होने वाला है। पहले उसे हम ढूंढेंगे, फिर वीरू से सारी बातें बता डालेंगे। इतना बोलकर हरिया और उसकी पत्नी छोटकी को बहुत खोजती है, पर छोटकी कहीं दिखाई नहीं देती है। तब वो थकहार कर वीरू के घर जाता है। अरे भैया, वीरू छोटकी पता नहीं कहा चली गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं मुझे मिली नहीं। हमको लगता है किसी ने हम दोनों पर काला जादू कर उसे चुरा ले गया। ये क्या बोल रहे हो हरिया भाई? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। छोटकी कब और किसने चुराई, ये बताओ पहले, और आराम से। सुनो, मैं और तुम्हारी भाभी बाजार घूमने जा रहे थे बड़े वाले जंगल में। तभी मेरे आंखों के सामने एक प्रकाश हुआ, फिर हम दोनों गिर गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। और जब मैंने देखा तो छोटकी गायब थी। ये तो बहुत गंभीर बात है रिया भाई। ऐसा केवल गांव में मोहन के साथ हुआ था। उसका भी बेटा ऐसे ही उसके सामने से गायब हो गया। जरूर कुछ ऐसा होने वाला जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये सब इतना बात कर ही रहे होते हैं कि तभी राजा के मंत्री वहां पर आ जाते हैं और फिर वीरू से कहते हैं, सुनो वीरू, तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है और तुम्हें तुरंत राजा के दरबार में हाजिर होना पड़ेगा। ये राजा का आदेश है। क्या बोल रहे हो मंत्री साहब? मेरा वीरू ऐसा नहीं कर सकता। जरूर आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मेरी बात मानो, वीरू चोर नहीं हो सकता। अरे मूर्ख किसान, क्या सच है क्या झूठ ये तो सिर्फ राजा बता सकता है। हम तो बस उसके नौकर हैं। राजा जैसा बोलेगा हम वैसा ही करेंगे। उनका आदेश है, हम उस आदेश का पालन करें हैं। अगर ये चलेगा तब ठीक, नहीं हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर राजा का आदेश है तो हम जरूर चलेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। मैं किसके घर चोरी की और किसने मुझे दिखा, ये भी साबित करना होगा। चोरी धनीराम सेठ के घर हुई है और उसने तुम्हारा नाम राजा से बताया है कि तुमने ही उसके घर में रात को चोरी किया। इसलिए राजा तुमसे पूछताछ करने के लिए राज दरबार बुलाए हैं। अब चलो। मंत्री की इतनी बात सुनकर वीरू उनके साथ राज दरबार के लिए